हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माँ अकेडमी लखनऊ। तो दोस्तों आज हम फिर से लेके आ गए हैं अपने जियोग्राफी के ताज़ा तरीन क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड, अभी जिसमें जियोग्राफी सेक्शन चल रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग अपना अभी सेक्शन कवर कर रहे हैं जियोग्राफी का, जिसमें पीवाईक्यू चल रहा है और ये हमारे हर एक वनडे एग्जाम के लिए प्लस स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, डी है अफगानिस्तान। क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया के अलावा नेपाल शेयर इट्स बॉर्डर विद विच अदर कंट्री, कौन सी अन्य कंट्री के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर कर, ओ ए चाइना। नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना के साथ। माफी चाहते हैं, चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, नेपाल शेयर इट्स बॉर्डर विद चाइना, यानी नेपाल चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। द नदर्न बॉर्डर, यानी उत्तरी बॉर्डर ऑफ नेपाल, नेपाल का नदर्न बॉर्डर इज शेयर्ड विद चाइना। नेपाल का उत्तरी बॉर्डर इज शेयर्ड विद चाइना, चाइना के साथ शेयर किया जाता है। एंड द सदर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल इज शेयर्ड विद इंडिया, यानी कि जैसे ये नेपाल है हमारा, ये हमारा क्या है? नेपाल। तो नेपाल के इधर उत्तर में क्या है? चाइना। और इधर सदर्न में क्या है? तो सदर्न में हमारा इंडिया है। क्या है? इंडिया है। क्या है? इंडिया है। ठीक है, इन दो कंट्रियों के बीच में लैंडलॉक कंट्री है। कौन लैंडलॉक कंट्री है? तो चाइना। कौन लैंडलॉक है? ओ सॉरी, नेपाल। कौन लैंडलॉक है? तो नेपाल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, कैसी कंट्री है? तो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड? कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन पर। देखिए बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। इट वाज बिल्ट इन 1601। ठीक है, 1601 एडी में, ईस्वी में भाई अकबर के द्वारा बना है। 1601 ईस्वी में किसके द्वारा बना है? अकबर द्वारा बना है। अब पर्शियन इंस्क्रिप्शन, यानी कि एक फारसी है, फारसी विरासत के रूप में ऑन ईस्टर्न आर्कवे ऑफ द बुलंद दरवाजा। ठीक है, रिकॉर्ड्स अकबर कॉन्क्वेस्ट ओवर उत्तर प्रदेश एंड द विक्ट्री इन गुजरात। तो यही बता रहा है ये, एटलीस्ट इससे कहने का मतलब ये है कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 1601 में। और कहाँ पे बनवाया गया था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बनवाया गया था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण में, अगला क्वेश्चन है
मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करते हैं? यानी कि अगर मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर, यानी कि जो अपक्षय और ह्यूमस का निर्माण है, इसकी दर को कौन प्रभावित करते हैं बताइए। मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं बताइए दोस्तों। तो कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर डी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, वो जलवायु यानी कि क्लाइमेट। कौन? क्लाइमेट। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन पर। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस यानी क्लाइमेट का प्रभाव, द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन सॉइल। मृदा में वेदरिंग मतलब अक्षय होता है, ह्यूमस मतलब ह्यूमस इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि क्लाइमेट जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? द रेट ऑफ वेदरिंग यानी कि अक्षय के दर को, एंड ह्यूमस की दर को, इन सॉइल फॉर्मेशन मृदा निर्माण में। यानी मृदा निर्माण में जो हमारा अक्षय और ह्यूमस की दर है, इसको कौन प्रभावित करता है? क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें? मृदा निर्माण में। ठीक है। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेदरिंग एंड पेरेंट मटेरियल्स, यानी कि जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो तापमान है और जो वर्षा है, ये दोनों जो है क्या चीज को प्रभावित करते हैं? तो ये दोनों किस चीज को प्रभावित करते हैं? तो ये दोनों प्रभावित करते हैं स्पीड ऑफ वेदरिंग। किसको? स्पीड ऑफ वेदरिंग को। तो सॉइल फॉर्मेशन और टेम्परेचर और वर्षण जो है ये किसको प्रभावित करता है? ये वेदरिंग के और पेरेंट मटेरियल यानी जिन मटेरियल से बन रहा है उनके दर को, उनकी स्पीड को प्रभावित करता है। ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो टेम्परेचर है ये केमिकल रिएक्शन को डायरेक्ट प्रभावित करता है। किसको? केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया जो मिट्टियों में होती रहती हैं, जैसे जिसको रॉक साइकिल वगैरह बोलते हैं, तो टेम्परेचर इनको डायरेक्ट प्रभावित करता है। जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तो इन सबको क्या करता है? डायरेक्ट प्रभावित करता है। वार्मर द टेम्परेचर द फास्टर रिएक्शन अकर, यानी कि टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ता है तो रिएक्शन जो है ये बहुत तेज होती है। ठीक है। फंक्शन इन टेम्परेचर इंक्रीज फिजिकल वेदरिंग, यानी कि टेम्परेचर में क्या बढ़ जाता है? फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब है जैसे कि अगर किसी चट्टान पे तापमान ज्यादा लग रहा है, तो किसी चट्टान पे अगर तापमान ज्यादा लग रहा है तो उसका क्या होगा? वो चट्टान जल्दी चिटक जाएगी, तो उसका फिजिकल वेदरिंग जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ऑफ रॉक्स प्रेसिपिटेशन गवर्न वाटर मूवमेंट इन द सॉइल, ये जो वर्षण है ना, वर्षा, ये क्या करता है? गवर्न्स वाटर मूवमेंट, यानी कि वाटर कितना ज्यादा पानी मिट्टी में जाएगा, कितना ज्यादा मिट्टी में नहीं जाएगा, उस चीज को क्या करता है? बढ़ाता है और कम करता है। ठीक है। उस चीज को मैनेज करता है। एज एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही वायु का तापमान बढ़ता है, इवोपरेशन, ठीक है, इंक्रीजेज, यहां मिस्टेक हो गया है, इवोपरेशन होगा, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है। इंक्रीज होता है जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है। समुद्र से आपने देखा होगा, या जैसे ही गैस में आपने कोई भगोना में पानी रखा और गैस को जलाते रहे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, ये यही बोल रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है
भारत की मुख्य भूमिका देशांतर के बीच फैलाव है, यानी कि भारत की मुख्य भूमिका किन देशांतर के बीच फैलाव है, बताइए। भारत की मुख्य भूमिका किन देशांतर के बीच फैलाव है, किन देशांतर के बीच फैलाव है, ठीक है। तो किन देशांतर के बीच भारत की मुख्य भूमिका किस देशांतर के बीच फैलाव है, तो भारत की मुख्य भूमिका फैलाव, देखो देशांतर के बीच में कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। देशांतर में क्या होता है, देशांतर में ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ में ऐसे, ये जो ऐसे है, जो लॉन्गिट्यूडनल लंबी रेखाएं होती हैं, ठीक है, लंबी रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, लंबी काल्पनिक रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको देशांतर बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है किस देशांतर से लेके किस देशांतर तक इंडिया फैला हुआ है, तो हमारा इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। और इन देशांतरों का विषुवत रेखा पर कितनी दूरी है, तो विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, तो 111 किलोमीटर की, कितनी दूरी है, तो 111 किलोमीटर की दूरी है। विषुवत रेखा पर कितनी दूरी है, तो विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब बढ़ते इसके डिस्कशन पर। इसके सॉल्यूशन में लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब या पश्चिम में मेजर करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन, मैंने क्या बताया अभी, एक काल्पनिक लाइन है, दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली, यानी कि लंबवत है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर है, जो मैंने अभी बताया, एंड मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलती हैं, यानी कि ये अर्थ है तो इस अर्थ पर यहां ऐसे मिलती हैं, सभी आके मिल जाती हैं, तो सभी एक ही पॉइंट है, ये नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर सारी मिल जाती हैं। दीज लाइन आर नोन एज मेरिडियन, ये मेरिडियन के रूप में जानी जाती हैं। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर, इंडिया जो है उत्तरी गोलार्ध में कंप्लीटली स्थित है। इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन द लैटिट्यूड, यानी अगर लैटिट्यूड की बात करी जाए, ऐसे लेटी हुई लाइन है, ठीक है, इनको अक्षांश बोलते हैं। तो लैटिट्यूड पे कितना 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, यही ये कह रहा है नॉर्थ तक, ठीक है, नॉर्थ से नॉर्थ तक। और उसके बाद लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, यानी अब इधर इधर की लाइनों की बात हो रही है, तो ये लाइन कितना बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है 23 डिग्री 5 मिनट 50 मिनट, क्या 23 डिग्री 50 मिनट, ये क्या होगा नॉर्थ, ये हमारा क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है, तो क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है, क्या करता है, तो 2 बराबर भागों में बांटता है, क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन है, भारत के मिलियन में बताइए भैया, मिलियन में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग मिलियन 10 लाख वर्ग किलोमीटर है, कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है बताइए।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.28, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय भूभाग में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भारत इंडियन प्लेट पर स्थित है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तरी हिस्सा है, जिसकी महाद्वीपीय परत भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करती है। देश भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये संसार का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और मील में इतना है। भारत की सीमा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने पिछला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ना, सेम एग्जैक्ट वही है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन के बिहेव पे सारा डेटा आपको दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में मैं सारा कुछ समझा चुका हूं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और के बीच समुद्री पाक रास्ता, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। यानी कि भारत और के बीच, यानी किसके बीच? ठीक है, भारत और डैश के बीच, भारत और डैश के बीच, यानी भारत और किसके बीच छोटा समुद्री रास्ता, एक छोटा समुद्री रास्ता कौन सा है? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी स्थित है। बताओ भैया। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए श्रीलंका। क्या होगा? ए श्रीलंका। क्या होगा? ए श्रीलंका। ठीक है, आप जान रहे हैं ये इंडिया है और ये हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है? ये श्रीलंका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? श्रीलंका। और ये यहाँ पे जो जल संधि गई है, इसी जल संधि को बोलते हैं पाक स्टेट। ठीक है, पाक जल संधि है। और ये यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, इसी खाड़ी को क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन पर। देखो, इसमें बोल रहा है श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य, यानी कि वही पाक स्टेट, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया जाता है। यानी कि वही बोल रहा है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग किया जाता है। पाक जल डमरू मध्य, यानी पाक स्टेट, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले, श्रीलंका का एक उत्तरी जिला है, उत्तरी प्रांत है, वहां का मन्नार जिले के बीच एक जल डमरू मध्य है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के कौन से जिले? मन्नार जिले के बीच में स्थित है। ये पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को, दक्षिण पश्चिम में, ये पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर में किसको? बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाला एक बड़ी उथली खाड़ी है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये इसका डेटा हो गया। यहां से यहां तक इंपॉर्टेंट था, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं था। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का, निम्नलिखित नदियों में से
निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वो गंगा नदी में आकर मिलती है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है रावी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड ज्वाइंस द गंगा रिवर? बताइए कौन सी नदी है जो नेपाल में उद्गम होती है और गंगा नदी में जाके मिलती है? बताओ दोस्तों। फूलों से फूलों का हाल पूछते हो, फूलों से फूलों का हाल पूछते हो, कांटों को छोड़ देते हो। फूलों से फूलों का हाल पूछते हो, कांटों को छोड़ देते हो। तुम हर बार हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, तुम हर बार हमारा दिल तोड़ देते हो। हम हर बार तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं और तुम हर बार हमारा दिल तोड़ देते हो। तो दीजिए इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोसी। क्या होगा? कोसी। क्या होगा? कोसी। देखो ये संकोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी, तमोर कोसी से मिलके बना है। ये आगे आके क्या बन जाता है? तो ये आगे मिलके बन जाता है सप्तकोसी। कौन सी कोसी? सप्तकोसी रिवर। कौन सी रिवर बन जाती है? सप्तकोसी रिवर। यही सप्तकोसी रिवर में एक नदी आके मिलती है, बागमती। क्या आके मिलती है? बागमती। कौन सी नदी आके मिलती है? बागमती। ये बागमती जब आके मिलती है तो ये कौन सी नदी का रूप ले लेती है? यही है कोसी रिवर। कोसी रिवर। कौन सी नदी? कोसी रिवर। और ये कोसी रिवर कहाँ मिल जाती? कौन सी नदी में? तो गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी कोसी नदी को क्या बोलते हैं? तो इसी कोसी नदी को बोलते हैं सारो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सारो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? सारो ऑफ बिहार। बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बिहार का शोक बोलते हैं। सारो ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोलते हैं। अब इसके डिस्कशन पर आ जाते हैं। कुछ नहीं, वही सब है, सप्तकोसी उपकोसी पढ़ लेना। चलो ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है, पठार कहा जाता है, नाली कहा जाता है। बताओ भैया कौन सा ऑप्शन सही है? ए मोराइन, बी डेल्टा, सी प्लेट्यू, डी रैन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तुम एक उम्र लेके आना, मैं खाली किताब ले आऊँगा। तुम एक उम्र लेके आना, मैं खाली किताबें ले आऊँगा। तोड़ कर लाने के वादे नहीं, मैं कलम से सितारे सजाऊँगा। मेरे इंतज़ार की इंतहा पर शक कैसा, मेरे इंतज़ार की इंतहा पर शक कैसा, मैंने तेरे आने पर ताउम्र लिखी एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊँगा। इस जमी पर कोई खास है नहीं मेरा, इस जमी पर कोई खास है नहीं मेरा। तू एक बार कबूल करे तो अपने गवाहों को आसमानों से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए हिमोड। क्या? हिमोड, मोरैन। ठीक है, मोरैन। आइए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। द मटेरियल रेंजेज इन साइज फ्रॉम द ब्लॉक आर बाउल्डर्स usually faceted or striated to sand and clay carried by the glacier such as rocks big and small। यानी कि clay carried, बालू, मिट्टी, इन सब को रिवर्स जो है हिमालय रेंज से या ग्लेशियर से जो बहा के लाती हैं, तो जो रॉक्स बिग एंड स्मॉल चट्टाने बनती हैं, सैंडी चट्टाने बनती हैं, सिल्ट गेट्स बनती हैं, डिपोजिट से जो बनते हैं, विच आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरैन। ग्लेशियर मोरैन हिमोड़ बोलते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अलोंग द साइड्स ऑफ ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर के साइड ऑफ पे बनते हैं, ग्लेशियर के साइड ऑफ। मान लो ये ग्लेशियर है तो यहाँ पे बनेगा। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं, ग्राउंड मोरैन एंड टर्मिनल मोरैन मीडियल और मोरैन रिसेशनल मोरैन। ठीक है, अब इनको ध्यान रखना। एक होता है ये, क्या नाम इसका, ग्राउंड। एक होता है ग्राउंड करके, दूसरा होता है टर्मिनल मोरैन, तीसरा होता है मीडियल, क्या, मीडियल मोरैन, और चौथा होता है रिसेशनल मोरैन। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में मिला होगा तो तुमको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बड़ा समय लग जाता है इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, किसको सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि कोई ग्लेशियर है या कोई सा मान लो चट्टान है, तो आए दिन, जैसे उत्तराखंड में आए दिन सुनते हैं पर्वत से चट्टानें टूट कर गिर गई, और कहीं कहीं देखते हैं ग्लेशियर पिघल के गिर गया, कहीं कहीं देखते हैं मिट्टी ही नीचे सरक आई। तो पूछ रहे हैं खिसक आई, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इट इज जनरली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट। यानी कि एक मास मूवमेंट होता है रॉक्स में, ग्लेशियर में, सॉइल्स में, ऑफ रॉक डिब्रिस और सॉइल्स फॉलिंग फ्रॉम अ स्लोप। एक ढाल से गिरते हुए आते हैं और क्या कहलाते हैं, बताओ। ऑप्शन ए है भूकंप, बी है चक्रवात, सी है बाढ़, डी है भूस्खलन। यानी कि ए है अर्थक्वेक, बी है साइक्लोन, सी है फ्लड, डी है लैंडस्लाइड। बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भूस्खलन। क्या होगा, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। क्या होगा, लैंडस्लाइड। आइए इसके डिस्कशन पर आते हैं। देखो, लैंडस्लाइड आर डिफाइन एज द मास मूवमेंट। ये मास मूवमेंट है किसका, या तो रॉक का, या तो डेब्रिस का, या तो अर्थ डाउन और स्लोप पे अर्थ डाउन। इट इंक्लूड्स सेवरल फॉर्म ऑफ मास वेस्टिंग। यानी कि कई सारे वेस्ट का मास ऑफ मूवमेंट होता है। वेस्ट समझ रहे हैं, रॉक, सॉइल, ग्लेशियर, इन सब का। दैट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट। ग्राउंड मूवमेंट, एक ग्राउंड मूवमेंट कैसा होता है, ज्यादा होता है। सच एज द रॉक फॉल, जैसे रॉक का गिरना, डीप सीटेड स्लोप, फेलर्स, मड फ्लोज यानी कचड़े वगैरह का, डेब्रिस फ्लोज, डेब्रिस वगैरह का गिरना, ये सब क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। ठीक है, लैंडस्लाइड कहलाता है। ये आगे लैंडस्लाइड के थोड़े से इनक्लोज दिए हुए हैं, इनका कोई मतलब है नहीं, आप यहां तक याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये सब डेटा जो है, ये सब डेटा मैंने जो लिया है, ये सारा डेटा सिविल सर्विसेज में काम आता है। कहाँ पे काम आता है, सिविल सर्विसेज का डेटा है। उतने डिटेल में आपके यहाँ नहीं जाएगा सिविल सर्विसेज में। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए मैंने डेटा डाल दिया है। कोई बच्चा अगर देख रहा होगा तो उसको जो है यहीं पे पढ़ लेना होगा, अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच, ईपी के बीच फैला हुआ है।
कितने के बीच फैला हुआ है बताइए। मुख्य भूमि का अक्षांश इक्वेटर, ईपी का मतलब है इक्वेटर से पोलर के बीच में, इक्वेटर से पोलर के बीच में, किसके, इक्वेटर से पोलर के बीच में कितने डिग्री से कितने डिग्री नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है बताओ। सुनो ना संग मर ये वफाएं। बताओ भाई कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। ये क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है अभी, ठीक है। आप नॉर्थ नॉर्थ ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्थ तक फैला हुआ है, हाँ, इस चीज को ध्यान रखना। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, पढ़ लेना, मैंने इसको कई बार करा दिया है। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था किसी क्वेश्चन में, यही सब था। आप इस डेटा को पढ़ लेना, सिमिलर सेम उसी तरह, ठीक है, सिमिलर सेम उसी तरह है। तो मुझे जो है इसमें क्या ही मैं एक्सप्लेन करूं, सेम उसी तरह सिमिलर है। तो आप जो है इस डेटा को कवर कर लेना, पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़ लेना, ठीक है। बढ़ता हूं मैं आगे। देखो ये क्वेश्चन है, मृदा के ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ह्यूमस, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं, इस चीज को बताना है। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं, बताइए भाई। ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं, ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करते हैं। अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल, ए प्लांट्स एंड एनिमल, बी टाइम, सी टेम्परेचर, डी पेरेंट रॉक्स। बताइए ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक, देखो याद रखना, ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो याद रखना कि जो ह्यूमस है इसको कौन प्रभावित करता है, तो ह्यूमस को प्रभावित करता है वनस्पति और प्राणजात। कौन प्रभावित करता है, वनस्पति और प्राणजात, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल ये क्या करते हैं, ह्यूमस को प्रभावित करते हैं, ह्यूमस को प्रभावित करते हैं। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर, देखो ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज डार्क इन कलर एंड फॉर्म्स व्हेन एनिमल एंड प्लांट मैटर डिकेज। जब इनका कंपोजिशन होता है, डिके होते हैं, तब ये फॉर्म होते हैं ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल यानी मृदा के सबसे ऊपरी परत पर। फ्लोरा एंड फौना अफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब यानी कि जो प्लांट वगैरह हैं, और ठीक है, फ्लोरा, और फौना एनिमल वगैरह, एनिमल वगैरह, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस डिपेंड्स ऑन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फ्लोरा और फौना पे ये डिपेंड करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का एक्सटेंशन है, कॉन्टिन्यूएशन है, यानी कि एक्सटेंशन है। क्या है, एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है। बताओ भाई नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता यानी एक्सटेंशन है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, विच नेशनल पार्क इज नेपाल इज आ कॉन्टिन्यूएशन, मतलब एक्सटेंशन है आप वाल्मीकि नेशनल पार्क। पहले तो ये जान लो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये कहाँ का नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कहाँ का नेशनल पार्क है, ये बिहार का नेशनल पार्क है। कहाँ का, बिहार का नेशनल पार्क है। कहाँ का नेशनल पार्क है, तो बिहार का। तो अभी देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चितवन नेशनल पार्क। क्या, चितवन नेशनल पार्क। कौन सा, चितवन नेशनल पार्क। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं। देखो
चितवन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन चाइना, ओ सॉरी नेपाल। ये पहला नेशनल पार्क है कहाँ का? नेपाल का। कौन? चितवन। चितवन नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क इन नेपाल एंड स्टैब्लिश इन 1973। 1973 में ये स्टैब्लिश हुआ था। कौन? चितवन। कौन स्टैब्लिश हुआ था? चितवन। कब? 1973 में। नेपाल का कौन सा है? तो नेपाल का फर्स्ट नेशनल पार्क है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। विश्व विरासत स्थल में इसको कब शामिल किया गया? तो 1984 को। कब शामिल किया गया? तो 1984 को। कब शामिल किया गया? तो 1984 को। कब? 1984 को। कब? 1984 को शामिल किया गया। इट कवर्स एन एरिया अबाउट 932 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो 932 वर्ग किलोमीटर है। दिस पार्क इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियाज, यानी कि ये किसका एक्सटेंशन है? इंडियाज वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारत के वाल्मीकि नेशनल पार्क का जो है क्या है? ये क्या है? ये एक्सटेंशन है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस पार्क, इस पार्क में मेन चीज क्या है जो लोगों को देखने के लिए अट्रैक्ट करती है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ की क्या है? मेन स्पीसीज है। क्या है? मेन स्पीसीज है। कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों ये जो सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन या तो सीजीएल, या तो पेट, या तो सीएचएसएल, या तो यूपी पुलिस, या तो सीपीओएसआई, इन सभी जगहों पे आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या है? पीवाईक्यू है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चन क्या है? पीवाईक्यू है। क्या है? पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इनको जरूर लगाना है। भूपृष्ठ पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर है 70 से 80%। कितना है? 70 से 80%। कितना? 70 से 80%। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 70 to 80% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 70 से 80% जो है, 70 से 80% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है, वाटर है। 96% ऑफ टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियन एंड सीज एंड रेस्ट इज, जितना वाटर है उसका 96% करीब करीब कहाँ है? तो कहाँ है? तो ओशियन में है, सी में है, एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इक्वली एमंग द ग्राउंड वाटर। बाकी ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, तो 70 से 80% जो है वाटर वो टोटल पृथ्वी पर है, पृथ्वी की सतह पर। और ये 70 से 80% का 96% तो खाली समुद्र में, यानी सी में, ओशियन में, इन सब जगह पे है। बाकी का 4% जो है ग्राउंड वाटर है। 4% का क्या है? ग्राउंड वाटर है, और क्या है? ग्लेशियर है। ग्राउंड वाटर है और क्या है? ग्लेशियर, यानी पीने लायक पानी है। ठीक है, तो इसको इतना पढ़ लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक क्या है? एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा समोच्च रेखीय रोधिकाएं। क्या? समोच्च रेखीय रोधिकाएं। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। किससे किससे बनी है बताओ? यानी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में पूछ रहा है कि किससे किससे बना है। एक तो सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? यानी कि कॉन्टिनेंटल रॉक आर कंपोज्ड प्राइमरीली द मिनरल्स सच एज आर्गन एंड एल्यूमिनियम। बताओ, कॉन्टिनेंटल रॉक, महाद्वीपीय रॉक किससे किससे बनी है?
तो एक तो एल्यूमिनियम इन्होंने खुद ही बता दिया, और दूसरा क्या है, दूसरा सिलिका है। क्या है, सिलिका इज द राइट आंसर। क्या, सिलिका इज द राइट आंसर। आते हैं अपने डिस्कशन पर। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास एंड सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम ड्यू टू मेन कंपोजिशन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसके कारण इन कंपोजिशन का द कॉन्टिनेंटल मास इज कॉल्ड सियाल। कॉन्टिनेंटल मास इज कॉल्ड सियाल। जो सियाल, सीमा, निफे सुने हो ना, तो वही सियाल है, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं, इनर मोस्ट लेयर है, यही सब इसको बता के रखा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है। क्या है, जिनकी मात्रा, जिनकी मात्रा ज्ञात है। क्या है, जिनकी मात्रा क्या है, ज्ञात है। जिनकी मात्रा क्या है, ज्ञात है। बताओ, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा क्या है, ज्ञात होती है। ए प्राकृतिक संसाधन, सी संभाव्य संसाधन, बी वास्तविक संसाधन, डी अजैव संसाधन। ए नेचुरल, बी रियल रिसोर्सेज, सी पोटेंशियल, डी अबायोटिक। बताओ भैया। तो जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वो होते हैं वास्तविक रिसोर्सेज, रियल रिसोर्सेज, ठीक है। आओ इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ये देखो, रियल रियल रिसोर्सेज की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है, इन्होंने एक्चुअल लिख दिया है। तो एक्चुअल या रियल कुछ भी हो, राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। उसके बाद इसको पढ़ लेना, इसमें विशेष कुछ खास है नहीं। और रिसोर्सेज के टाइप दिए हुए हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज के इन्होंने टाइप दे के रखे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। अपनी सीमा बांग्लादेश किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। ए है असम, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है मेघालय। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मेघालय। बताओ भैया। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर। क्या होगा, मणिपुर के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, बांग्लादेश शेयर डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मणिपुर। बांग्लादेश मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। इंडिया शेयर 4156 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द फिफ्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। वेस्ट बंगाल शेयर 2217 किलोमीटर। बस स्टेट के बारे में देके रखा है, स्टेट कितना शेयर करता है। ये डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 4096 याद रखना, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश क्या बना था, बांग्लादेश कब बना था, 1971 में, पार्टीशन फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग होकर बना था। इसकी राजधानी क्या है, ये याद रखना, ढाका। क्या है, ढाका। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू गाइज।